नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर अपने घर लौटें या ना लौटें, लेकिन उन पर सियासत गर्मा गई है। हजार बसों को मजदूरों के लिए लगाने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी अब एक नई फजीहत में फंसती नजर आ रही है। दरअसल बसों की जो लिस्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने मांगी थी, उनमें से कई बसों के नंबर 2 व्हीलर और मोटरसाइकिल के निकले हैं। उत्तर प्रदेश को राजनीति का अखाड़ा यूं ही नहीं कहा जाता। मौका कोई भी हो, राजनीति अपनी जगह बना ही लेती। ऐसा ही कुछ हुआ प्रवासी मजदूरों के उत्तर प्रदेश लौटने के मामले में। लॉकडाउन के चलते पिछले कई दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश घर वापसी कर रहे इन प्रवासी मजदूरों पर सरकार और विपक्ष के बीच ठन गई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने 1000 बस मुहैया कराने का उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी उन बसों की लिस्ट मांग ली। अब जद्दोजहद दोनों तरफ से शुरू हो गई, लेकिन अब तक इन बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया। अब इस पर एक नया बखेड़ा भी शुरू हो गया। कांग्रेस ने 1000 बसें यूपी सरकार को देने की बात कही थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दर्जनों मजदूरों की मौत सड़कों पर हो चुकी है। इसके बावजूद लॉकडाउन में ये प्रवासी श्रमिक लगातार सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर हैं, जिसके बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की पहल पर कांग्रेस ने तकरीबन 1000 बसें उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चलाने का फैसला तो किया, लेकिन अभी तक बसें सड़कों पर दौड़ नहीं पाई हैं। दरअसल प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस की ओर से भेजी गई बसों की लिस्ट पर नया बखेड़ा शुरू हो गया। कांग्रेस द्वारा मुहैया कराई गई 1000 बसों की लिस्ट में कई नंबर कार, बाइक, ऑटो के निकल रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल लिस्ट में एक नंबर यूपी 83T116 के मालिक का नाम इरशाद और वाहन 3 व्हीलर बताया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि प्राथमिक जांच में कांग्रेस की बसें ऑटो मैजिक निकली हैं। उनका दावा है कि इसकी जांच भारत सरकार के पोर्टल पर की गई है। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो है ये 3 व्हीलर है। इन्होंने फिर भेजा एक और, देखिए, ये देखिए, इसके अंदर भी देखेंगे राजस्थान का नंबर है, ये भी है, ये वो बसेस हैं जो कांग्रेस की तरफ जी उसी का है, ये 3 व्हीलर। फिर इसी तरह से देखिए 3 व्हीलर के बहुत आ रहे हैं, जानकारी आपको दे रहा हूं। 3 व्हीलर ऑटो हो गए, हाँ वही ऑटो हो गया। और फिर गुड्स कैरियर, बस के नाम पर ये गुड्स कैरियर है, मतलब सामान को धोने के लिए काम आएगा। इस प्रकार के अन्य चीजें सामने आई हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी, और यहाँ से नहीं, सीधा सोनिया गांधी जो इन दोनों की मां हैं और कांग्रेस की अध्यक्षता हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि ये फर्जीवाड़ा पार्टी क्या कर रही है और ये फर्जीवाड़ा का जो खेल है वो आपके बेटा और बेटी क्यों खेल रहे हैं। क्या इसमें आपका भी हाथ है? इसका अब जवाब हम लोग को मिलना चाहिए। कांग्रेस ने इसके बाद 1000 बसों को उत्तर प्रदेश सरकार को देने का दावा किया। इसके बाद प्रदेश सरकार ने कांग्रेस से उन बसों की सूची मांगी, नंबर मांगे, लेकिन जो नंबर उत्तर प्रदेश सरकार को मिले, ऐसा कहा गया कि इनमें से कई नंबर मोटरसाइकिल, स्कूटर और 3 व्हीलर के निकले, जिसके बाद प्रदेश सरकार भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। रात भर चिट्ठीवार होता रहा, कभी कांग्रेस की तरफ से तो कभी प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की तरफ से। सरकार के अपर मुख्य सचिव ने प्रियंका गांधी के निजी सचिव को एक और पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि आपके पत्र के अनुसार आप लखनऊ में बस देने में असमर्थ हैं और नोएडा, गाजियाबाद बॉर्डर पर ही इन बसों को देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कृपया जिलाधिकारी गाजियाबाद को 500 बसें 12 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। गाजियाबाद में जिला प्रशासन द्वारा सभी बसों को रिसीव किया जाएगा।
पहले पार्टियों के बीच में सियासत होती थी, अब यूपी सरकार के अफसरों कांग्रेस पार्टी के बीच में सियासत का दौर बीते 24 घंटों से चिट्ठी वॉर के रूप में सामने आया है। लेकिन अभी तक बसें अपने श्रमिकों के इंतजार में यूपी के बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं। अवनीश अवस्थी ने आगे लिखा कि इसके अलावा 500 बसें नोएडा में जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को एक्सपो मार्ट के निकट ग्राउंड पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। डीएम बसों का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस आदि के कागजात और चालक के लाइसेंस व कंडक्टर के कागजात चेक कर बसों का उपयोग तत्काल करेंगे, ये निर्देश दिए गए हैं। वो मजदूर जिन्होंने ऊंचे ऊंचे महल बनाए वो उसमें रह नहीं सकते। वो मजदूर जिन्होंने हॉस्पिटल बनाए उनका इलाज उसमें नहीं हो सकता। इन मजदूरों की जिंदगियां तो पटरी पर नहीं आ सकी, लिहाजा ये खुद पटरी पर आ गए और अब इन्हें इंतज़ार है उत्तर प्रदेश सरकार और कांग्रेस के बीच चल रहे इस बस वार के ख़त्म होने का, ताकि बसों के पहिए चल सकें और ये मजदूर अपने घर वापस लौट सके। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। प्रवासी श्रमिकों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत जारी है। एक तरफ सीएम योगी टीम 11 के साथ बैठक कर श्रमिकों को ट्रेनों से और बसों से उनके घर तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 1000 बसों को चलाने की अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार से मांग रही हैं। वहीं प्रवासी कामगार बेबस मजबूर होकर सामान ढोने वाली गाड़ियों में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर घर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुंबई से प्रवासी टाटा मैजिक जैसी छोटी गाड़ियों में छोटे छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने को मजबूर हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ बैठक करते हैं, रोज पैदल ना चलने की अपील करते हैं, मजदूरों को बस उपलब्ध कराने की बात होती है कि श्रमिकों को सम्मान से लाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि देखिए बस कैसे लोग छोटे छोटी गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं। ये सामने है, देखिए आप देख सकते हैं कि कुछ गाड़ियाँ किस तरह से जा रही हैं। ये कानपुर लखनऊ ज़िले की सीमा है, यहाँ से मजदूर पर जाते हैं। और आप देखिए अंदर, यहाँ दिखाने के लिए मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि इसको दिखाओ जरा, ये देखो कि किस तरह से लोग इसमें जा रहे हैं। यहाँ ये गाड़ी खड़ी है, कहाँ से लेके आ रहे हो आप इसको? रत्नागिरी जिला से सर। ये इनको कहाँ से? वहीं से रत्नागिरी से। आप देख सकते हैं कि ये लोग रत्नागिरी से आ रहे हैं। ये कितने दिन में लगा रत्नागिरी से? हाँ, 6 दिन। तो आप देखिए ये किस तरह से लोग मजबूर होके, न कोई ट्रेन है न कोई बस है, ये आने को मजबूर है। और सरकार बार बार कह रही है कि बस दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगा, फ्री में किया जाएगा। क्या कोई सरकार से आपको वहाँ से साधन सुविधा देने की बात? नहीं, कुछ नहीं मिला। हम लोग सब कुछ किए, जो बोले मेडिकल चेकअप, इधर जिधर बोले हम लोग गए, लेकिन कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं बच्चा है, बच्चे को लेके इस गर्मी में लोग जा रहे हैं, मजबूर हैं, क्या करें क्योंकि दूर है। क्या दिक्कत क्या है? क्या वहाँ रहने खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी? कुछ व्यवस्था नहीं, ना खाने का ना। महीने में हम लोग खा लिए। उसके बाद में घर मालकिन बोलती है भाड़ा दो, लाइट बिल दो, फिर कहाँ से देंगे? जेब में कुछ नहीं है। जो जेब में बचा खुचा वो खर्चा करके रास्ते में आए, अभी घर पे जाके भीख मांगना पड़ेगा। कहाँ जाओगे? कहाँ, यहाँ से कहाँ? बलरामपुर जिला। अभी बलरामपुर हाँ, यहाँ से करीब 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ सियासत हो रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही कि वो 1000 बस देंगे और लोगों को ले जाने के लिए कहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इसमें बैठ के मजबूर हैं, क्या करें जाने के लिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? थाना से सर आ रहे हैं जो। थाना बम्बई थाने से? हाँ, इसी गाड़ी से आ रहे हैं? इसी गाड़ी से सर। आप देख सकते हैं कि ये बच्चों, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने घर का सारा सामान लेके ये सारे प्रवासी मजदूर, जिनकी बात सरकार रोज करती है कि वो मजदूरों के लिए गाड़ी चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, ट्रेन चलाई जा रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, रोजगार देने की बात हो रही है। 16 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। तो ये दशा आप देख सकती है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ज़रा इनको ऊपर से दिखाएं कि ये किस तरह से ये लोग, जो सामान ढोने वाली गाड़ी है, ये छोटी ट्राली है, टाटा मैजिक गाड़ी है, इसमें लोग बैठ के और कम से कम 1500 किलोमीटर दूर से चल के आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे आप लोग? सिद्धार्थनगर जिला सर, वासी तहसील सर। तो क्या कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था? जैसे सरकार कह रही है कि अपना नाम दिखाओ, आवेदन करो तो ट्रेन में जाओगे। नहीं सर, जो है ऐसा कुछ अपने को सुविधा ही नहीं मिला। जो है उधर जाके खड़े खड़े धूप में ऐसा कुछ। सरकार तो 1000 बस देने की बात प्रियंका गांधी कर रहे हैं कि बस दी जाएगी। कांग्रेस और शिवसेना की ही सरकार है। धूप में जो है चलते खड़े जनता पूरा एकदम कितना लाइन लगा थक गए सर हम लोग। जो है नहीं मिला तो सहायता नहीं मिली। नहीं, जब मिला सर तो अपने ही बोला ये गाड़ी से चलो चले जो है सर अपना।
तो ये नज़ारा है, मैं कानपुर और लखनऊ की जो का टोल प्लाजा है नवाबगंज, वहाँ पे खड़ा हूँ। वहाँ की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि गाड़ी में जाने को लोग मजबूर हैं। और ये गाड़ी थाने से चल के आ रही है, मुंबई से, टाटा मैजिक, जो शायद 100 से 200 किलोमीटर की 100 से 200 किलोमीटर की यात्रा करने वाली चलने वाली गाड़ी 1500 किलोमीटर चल के आ रही है। ऐसे में सरकार का जो दावा है कि बसों का इंतज़ाम किया गया है, किस तरह की बसों का इंतज़ाम है, किस तरह की ट्रेनों का इंतज़ाम है, आप देख सकते हैं कि लोग इन गाड़ियों में बैठ के मुंबई से आ रहे हैं, 1500 किलोमीटर से आ रहे हैं। ये बहुत ही चिंता और पीड़ादायक बात है और सियासत जारी है। कल देर रात में पत्र चिट्ठियों का सिलसिला होता रहा कि 1000 बसें हम देंगे, 1000 बसें हम चलाएंगे, इसी पे सियासत हो रही है। लेकिन मजदूर और बेबस मजबूर जो प्रवासी मजदूर है वो अपने साधनों से अपने घर पहुंचने को बेकरार है और उसका एक नमूना आपको यहाँ देखने को मिला। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। प्रवासी श्रमिकों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत जारी है। उत्तर प्रदेश में 1000 बसें भेजने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा सीएम योगी को पत्र लिखती हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर 500 बसें खड़ी हैं। मुख्य सचिव ने इन बसों को नोएडा और आगरा डिपो में जमा कराने को कहा था, लेकिन जिला प्रशासन कह रहा है कि ऊपर से इसके लिए कोई आदेश नहीं है। 500 बसों के साथ आगरा के बॉर्डर पे खड़ा हूं और आगरा का जो शासन है वो ये कह रहा है कि हमें बसों को अंदर ले जाने की कोई भी आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ये कह रहे हैं कि बसों को गाजियाबाद और नोएडा के डिपो में आप जमा कराइए, और दूसरी तरफ आगरा का ये शासन कह रहा है कि हमें अभी तक कोई भी आदेश नहीं मिला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसों को जाने दिया जाए। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार से, बीजेपी सरकार से चाहती है कि गरीब व्यक्ति जो आज सड़कों पे पैदल चल रहा है उसके लिए बसें यहाँ पे खड़ी हैं, लेकिन उनको उसके इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा की। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार शहरों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कर रही है। अब ऐसे ही गांवों को भी 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलेगी, जहां लाइन लॉस 15% से कम होगा। राज्य सरकार गांव में स्वरोजगार को बढ़ावा देने, ओडीओपी के जरिए गांव के आर्थिक तंत्र को सुदृढ़ करने में जुटी हुई है। गांव में कुटीर उद्योगों की स्थापना से रोजगार के साधन बढ़ेंगे। बिजली की निर्बाध उपलब्धता इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए ऊर्जा विभाग ने गांव को भी 24 घंटे की निर्बाध आपूर्ति की श्रेणी में रखने का फैसला किया है। आज समय है अपने गांव को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का, गांव को आत्मनिर्भर बनाने का। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान का हम हिस्सा बने और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं, क्योंकि देश तभी आत्मनिर्भर बनेगा जब हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा, और उसके लिए 24 घंटे बिजली बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश की सरकार गांव को 18 घंटे, तहसील को 20 घंटे, जिला मुख्यालय को 24 घंटे बिजली मुहैया करा रही है। सरकार ने फैसला किया है कि जो फीडर, जो ग्राम सभाएँ 15% से कम लाइन हानियों की सूची में हैं, उनको अविलंब 24 घंटे बिजली हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी। प्राथमिकता के आधार पर वहां जर्जर तारों को बदला जाएगा। लॉकडाउन में जहां लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं देश की आधी आबादी स्वदेशी और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में लगी है। इसके जरिए वो आत्मनिर्भर भी बन रही है। देखें न्यूज़ इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा की रिपोर्ट। लॉकडाउन में एक तरफ जहां लोग अन्य प्रदेशों से बेरोजगारी के कारण पलायन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में महिलाओं का एक समूह स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बन रहा है। राजधानी लखनऊ में ये महिलाएं इन दिनों स्वदेशी जूट के बैग और खादी के मास्क तैयार कर रही हैं, जिनकी इन दिनों काफी डिमांड है। इसके जरिए इन महिलाओं को रोजगार तो मिला ही है, साथ ही साथ ये महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। देश की महिलाओं की आत्मनिर्भरता की ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। महिलाएं आत्मनिर्भर बने और खासकर अपने स्वदेशी जो प्रोडक्ट हैं, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, उनको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी कहा था कि स्वदेशी का इस्तेमाल करें और जो भी महिलाएं हैं, वो घरेलू महिलाएं हैं, वो अपना वक्त निकालें घरों से और
कढ़ाई या बुनाई, जिस तरह के भी जो हमारे पुराने काम हुआ करते थे, जो महिलाएं घरों में बैठकर किया करती थी, उसको एक बिजनेस के रूप में अगर अपनाया जाए तो निश्चित तौर से महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी और वो आत्मनिर्भर भी होंगी। और आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री ने कई बार किया और उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारे घरेलू उत्पाद हैं और स्वदेशी, इस चीज़ को लेकर सबसे बड़ी मुहिम इस समय चल रही है। यहाँ पर महिलाएं जूट के बैग तैयार कर रही हैं। हम बात करेंगे जिन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर को स्थापित किया है, अंजलि जी से। अंजलि जी, क्या सोच है इसके पीछे और बैग और इस तरह की चीज़ों में कैसे आपने स्टार्ट किया? बेसिकली हमारा जो सोच थी वो ये था कि हमें इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना था। 2010 में ये काम शुरू हुआ था। और रही बात जूट की, तो जूट है आजकल प्लास्टिक पॉलीथीन, ये जो कुछ भी हुआ शायद कहीं ना कहीं प्लास्टिक पॉलीथीन का बहुत बड़ा योगदान था इस कोरोना में, पर्यावरण में, जो भी आप देख सकते हो जो आपदा आई हुई है। तो एक शुरुआत से ये सोच थी कि एक सब्स्टिट्यूट देना है प्लास्टिक पॉलीथीन का और कुछ ऐसा लेकर आना है जो कि जिससे जो है हमारी देश की महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर बने और अपने पैरों पे खड़े हो पाएँ, अपना परिवार चला पाएँ, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देख पाएँ। तो बेसिकली ये सोच थी और अल्टीमेटली इनके बच्चों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कारण है होने का। अच्छा, इन महिलाओं ने अब तक कितने बैग वगैरह बनाए होंगे और इनकी सैलरी किस तरह से आप निर्धारित करती हैं? हम लोग जो है साल में एक आदमी का, क्योंकि हम लोग सब मिलजुल के काम करना यहाँ पर है, कोई किसी को टारगेट नहीं मिलता। हमारा है साल का हम लोग 6 से 7 लाख बैग्स जो हैं पर ईयर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। और दूसरी बात है सैलरी की, तो सैलरी जो है सबकी जो है स्टार्टिंग जो है 5,000 से 15,000 तक यहाँ पर सबकी सैलरी है। तो ये महिलाएं जो घरों में रहती थी अब वो बाहर निकल रही हैं और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। और ख़ास तौर पर जो महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान होता है वो भी यहाँ पर महिलाओं को देखने को मिल रहा है। हम इन महिलाओं से भी बात करेंगे कि आखिर वो पहले क्या करती थी और अब उन्हें कैसा लगता है। पहले घर ही में रहते थे, बच्चों की देखभाल करना, खाना पीना, बस यही घर का रहता था रोज़ का। अब है कि अब यहाँ पे काम करते हैं तो आत्मनिर्भर हो गए हैं कि बच्चों की परवरिश भी अच्छे से हो रही है और अपना भी मतलब बन रहा है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे हम लोग को। तो हम खुश हैं यहाँ से बहुत। सर पहले हम अपने घर पे रहते थे, बच्चे भी पहले छोटे थे और दिक्कत भी होती थी। बड़े हुए स्कूल जाने लगे तो दिक्कत भी होने लगी फीस के लिए। फिर हम यहाँ बाहर आके काम करने लगे, अब बच्चों की फीस भी आराम से निकल जाती है, घर का खर्चा भी अच्छे से चलता है। अब हम अपने पैरों पर खड़े हैं, जो चाहें वो हम कर सकते हैं। ये वो महिलाएं हैं जो पहले अपने घरों में रहती थी, इन्हें पता नहीं था कि बाहर काम कैसे किया जाता है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब बेरोजगारी बढ़ी, काम धंधे रुके, तो ये महिलाएं घर से बाहर निकली और एक समूह से जुड़कर ये महिलाएं काम करने लगी। इन महिलाओं का कहना है कि अब वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रही हैं, जिस वजह से उन्हें काफ़ी खुशी महसूस होती है। उनका घर भी अच्छे तरीके से चल रहा है और उनके परिवार के बच्चों की परवरिश भी अच्छी हो रही है। स्वदेशी और स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं। ये देश की आधी आबादी हैं और देश की आधी आबादी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। हम बात करेंगे किस तरह से आप पहले आपका जो लाइफ स्टाइल थी वो थी और अब यहाँ पर आप आत्मनिर्भर हैं, काम कर रही हैं, तो कैसा लगता है? पहले शुरुआत में हम कोई काम नहीं करते थे, फिर स्टार्टिंग में पता चला कि एक जगह जूट के बैग बनते हैं, तो फिर हम जूट के बैग बनाने लगे। फिर वही लॉकडाउन चल गया, उस वजह से हम लोग जूट का बैग बनना थोड़ा कम हो गया। फिर मैम से रिक्वेस्ट की गई, पैसे की प्रॉब्लम होने लगी घर में, जो तो पैसा मिलता था वो नहीं हो पाया। फिर मैम से बहुत मतलब वैसे मैम ने बोला धीरे धीरे कुछ करते रहेंगे। फिर रिक्वेस्ट की गई तो मैम ने बोला वो कपड़े वाले मास्क बन रहे हैं और फिर आइएगा बनाइएगा। फिर वही कपड़े वाले मास्क बनने लगे। फिर जो सैलरी हम लोग को पहले पैसा मिलता था फिर वो बनने लगा। और ये हुआ कि किसी से जैसे पैसा मांगना पड़ता है, घर में परिवार वालों से पैसा मांगना पड़ता है, वैसा नहीं हो पाया। और फिर मैम की वजह से हमको पैसा मिलने लगा। हम कपड़े का मास्क बनाते हैं। तो अब यहाँ पर कपड़े के मास्क भी बन रहे हैं, जूट के बैग भी बन रहे हैं, स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा है, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। और अगर देश की आबादी, आधी आबादी आत्मनिर्भर हो जाए तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है जो इस समय यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।
यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना संकट बेकाबू हो रहा है। मंगलवार को भी लखनऊ में 10 नए कोरोना मामलों की पुष्टि सीएमओ ने की है। साथ ही क्वीन मैरी की जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, जिससे कोविड नियंत्रण में लापरवाही बरतने वालों पर मेहरबानी के तौर पर देखा जा रहा है। कोरोना का कहर रोकने में अफसर लगातार नाकाम साबित हो रहे हैं। मंगलवार को भी लखनऊ में करीब 10 नए कोरोना के मामले सामने आए, जिसमें से 9 मामले सिर्फ आलमबाग क्षेत्र के थे। ऐसे में माना जा रहा है आने वाले समय में लखनऊ में कोरोना का कहर तेजी से पैर पसार सकता है, लेकिन लापरवाही के दोषी अफसरों पर सरकार और शासन में बैठे अफसरों ने अभी तक कोई भी शिकंजा नहीं कसा है, क्योंकि क्वीन मैरी में प्रसूता की बिना कोरोना जांच कराए डिलीवरी कराई गई थी, जिस पर शासन ने जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन ये जांच अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, जिससे शासन एक बार फिर कटघरे में है। क्योंकि केजीएमयू हो और चाहे पीजीआई, बड़े डॉक्टरों के ऊपर शासन और सरकार हमेशा से मेहरबान रहती हैं। ताज़ा उदाहरण पीजीआई भी है, जहां बड़े डॉक्टर ने, जो कि विभागाध्यक्ष हैं कार्डियोलॉजी के, उन्होंने पेसमेकर उस महिला मरीज के लगा दिया जो बाद में कोरोना पॉजिटिव निकली। अच्छा तो ये रहता कि पहले इस मरीज की कोरोना जांच कराई जाती, जिससे बाकियों को क्वारंटाइन ना करना पड़ता। ऐसे में अब पीजीआई के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर भी कोरोना का संक्रमण लगातार मंडरा रहा है, और अभी तक शासन ने पीजीआई में इतनी बड़ी लापरवाही के मामले में किसी भी प्रकार की जांच के आदेश नहीं किए हैं। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है, जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। निशातगंज की 5वीं गली सब्जी मंडी का ये मामला है, जहां पर एक और कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में स्थित निशातगंज के सब्जी मंडी में एक युवती को कोरोना संक्रमण के शक पे स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जांच के लिए ले जाया गया। कोरोना का संक्रमण थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोरोना के हर दिन बढ़ते आंकड़ों से प्रशासन भी अब परेशान हो चुका है। दिन पर दिन नए आंकड़ों से कोरोना का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर निशातगंज में भी एक युवती को कोरोना के लक्षण मिलने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला निशातगंज की 5वीं गली की सब्जी मंडी का है, जहां पर युवती में कोरोना के लक्षण मिलने की खबर के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया और युवती को स्वास्थ्य विभाग की टीम जाँच के लिए ले गई। जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ये वाकई चिंताजनक है, जिसको लेकर अब प्रशासन पहले से भी ज़्यादा सतर्क हो चुकी है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। लॉकडाउन 4 के लिए सरकार की गाइडलाइन आने के बाद लखनऊ व्यापार मंडल और जिला प्रशासन की बैठक हुई। बैठक में लखनऊ के कमिश्नर भी मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि कंटेनमेंट जोन में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जाएंगी। दवा, राशन की दुकानें बफर जोन में भी खुलेंगी। अगर निर्धारित स्थानों के अलावा किसी ने दुकान खोली तो उस पर केस दर्ज होगा। साथ ही व्यापारी से 5 लाख तक का जुर्माना भी वसूला जा सकता है। लखनऊ में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। अमीनाबाद बाजार के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि बाजार खुलेगा या नहीं। नक्खास मार्केट भी रिपोर्ट के बाद ही खुलने या बंद होने के मामले में नक्खास मार्केट पर भी रिपोर्ट के बाद ही फैसला होगा। सदर बाजार मार्केट पूरी तरह से बंद रहेगा। तेलीबाग में मार्केट खुलेंगी। हर मार्केट हफ्ते में एक बार बंद रहेगी। मॉल और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, जबकि जितनी रिटेल की दुकानें हैं, रोड के एक तरफ की दुकानें एक दिन और दूसरे तरफ की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। नगर निगम और व्यापार मंडल आपसी सहयोग से सैनिटाइजेशन का काम करेंगे। अगर सैनिटाइजेशन नहीं होता है तो अगले सप्ताह पूरी दुकानें बंद रहेंगी। लखनऊ में 21 तारीख से दुकानें खोली जाएंगी। 19 और 20 मई को दुकानों का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के संभल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव के दबंगों ने पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकले।
घटना की जानकारी होते ही मौके पर एसपी समेत आला अधिकारी पहुंचे। मृतक की पत्नी की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। बहजोई थाना क्षेत्र के समसुई गांव में एक मनरेगा की सड़क बन रही थी, जिसको लेकर के पूर्व प्रधान पति और सविंदर नाम के व्यक्ति के बीच में विवाद हुआ। यहां पे फायरिंग हुई, जिसमें 2 व्यक्ति की गोली लगी है। मौके पे मृत्यु हुई है, जिसमें एक छोटेलाल दिवाकर और दूसरा सुनील उसका पुत्र है। इन दोनों की मृत्यु हो गई है। इन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3 टीमें बनाई गई हैं, गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है तत्काल। इसमें कुछ लोगों को हमने उठाया भी है और उनसे पूछताछ जारी है और एफआईआर लिखते ही हम उसमें विधिक कार्रवाई करेंगे। जम्मू से 41 प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। घटना के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया। बस में मौजूद 2 प्रवासी मजदूरों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में 39 मजदूर सवार थे, जिन्हें मामूली चोटें आई थीं। पुलिस ने मजदूरों को दूसरी बस में बिठाकर बहराइच की तरफ रवाना कर दिया। हादसा सीतापुर बहराइच मार्ग पर डिबियापुर गांव के पास हुआ। नहीं, क्षेत्र से नहीं, मतलब हम लोग हाईवे पेट्रोलिंग पे हैं जी। और वो बस यहाँ मुझे लगता है ड्राइवर सो गया था तो पेड़ से जाके टकरा गई थी जी। आए तो 41 लोग घायल, 41 लोग थे, जिसमें मात्र 3 लोग घायल हैं जी। बाकी सब सुरक्षित हैं। वो भी बहुत हल्के घायल हैं, उनका इलाज करा कर उनको रवाना। हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के चमरी फाटक पर 2 मजदूरों को रेलवे ट्रैक के रास्ते अपने घर जाना और मास्क न लगाना बहुत भारी पड़ा। पुलिस ने दोनों मजदूरों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में रेलवे लाइन पर लिटाकर चारों तरफ घुमाया और काफ़ी देर तक दोनों मजदूरों को पुलिस वाले सजा देते रहे। मामला जब पुलिस के आला अधिकारियों के पास पहुंचा तो इसकी जांच कराई गई। मामला सही पाए जाने पर दोषी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 2 पुलिसकर्मी 2 व्यक्तियों को रेलवे फाटक पर रोल करा रहे थे। उसके बाद इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया और उन पुलिसकर्मियों की पहचान कराई गई। तो उसमें एक कांस्टेबल मुख्य आरक्षी अशोक मीना, जो हापुड़ नगर के हैं, और तथा एक होमगार्ड शराफत अली के रूप में पहचान हुई। इन दोनों लोगों का व्यवहार अविधिक एवं अमर्यादित था, जिसके उपरांत इन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है और होमगार्ड के विरुद्ध कमांडेंट होमगार्ड को रिपोर्ट प्रेषित की गई है। कुशीनगर जनपद में कोरोना वायरस से पहली मौत का मामला सामने आया है। सेवराही क्वारंटाइन सेंटर में हुई रामवृक्ष की मौत से प्रशासन में हड़कंप है। ये व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित पाया गया था। 3 दिन पहले महाराष्ट्र से आया था। मृतक के परिवार में 9 सदस्य हैं। सभी को होम क्वारंटाइन कर जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग पडरी खास गांव को सैनिटाइज कर रहा है और जिला प्रशासन ने पूरे गांव को सील कर दिया है। कोरोना संकट के बीच सैनिटाइजर हमारी और आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन अब यही सैनिटाइजर कुछ लोगों को करोड़ों कमाने का नायाब रास्ता भी नजर आ रहा है। तभी घटिया सैनिटाइजर का खेल भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने पकड़ा है। यूपी में भी घटिया सैनिटाइजर का धंधा गली गली में चलने लगा है। एफएसडीए के लिए भी इस खेल को रोकना चुनौती साबित हो रहा है। देश में कोरोना संकट के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घटिया सैनिटाइज़र, दवाओं, पीपी किट, ग्लव्स, मास्क के ज़रिए अपना खजाना भरने में लगे हैं। देश में आंकड़े सामने आए हैं कि ड्रग कंट्रोलर ने किस प्रकार से ऐसे लोगों पे शिकंजा कसा है। तमाम कंपनियां जो घटिया सैनिटाइज़र बना रही थीं, उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई करने का जिम्मा एफएसडीए का है। हमारे साथ एफएसडीए के ड्रग कंट्रोलर एके जैन जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो सैनिटाइज़र का खेल है, जो अब गली गली चल रहा है, वो किस प्रकार से डिपार्टमेंट उस पर शिकंजा कसेगा और आने वाले समय में चूँकि लॉकडाउन पड़ गया है और देश में कोरोना संकट आने वाले 2 साल तक जारी रह सकता है, तो इसमें डिपार्टमेंट की क्या रणनीति है कि वो ऐसा खेल करने वालों पर शिकंजा कसे। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी आंकड़े सामने आए हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में घटिया सैनिटाइज़र बनाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में आपने अब तक कितनी छापेमारी की होगी सैनिटाइज़र को लेकर के? मेरा आपको ये अवगत कराना है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस समय वर्तमान में हमारे यहाँ कुल 127 यूनिट हैं जो कि सैनिटाइज़र्स का निर्माण कर रही हैं। क्योंकि जब शुरू में ये लॉकडाउन हुआ और कोरोना की महामारी क्या नाम यूपी में भी पैर जिसने पसारा, तो ये पाया गया कि सैनिटाइज़र्स जो है कि अवेलेबिलिटी बहुत कम है।
तो हमने और प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये महसूस किया कि हमें यूनिट्स की संख्या बढ़ानी होगी ताकि हम सैनिटाइज़र्स की उपलब्धता प्रत्येक जनता को उपलब्ध करा सकें। उस क्रम में हमने अभी तक 127 यूनिट हैं जो कि सैनिटाइज़र्स बना रही हैं। हम जो सैनिटाइज़र्स के फार्मूले अप्रूव कर रहे हैं वो या तो एथाइल अल्कोहल बेस्ड हैं या नॉर्मली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेस्ड है। इस क्रम में ये निश्चित आपका सही कहना है कि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो गलत मानसिकता के लोग भी इस तरीके का काम जो जैसे आपने अभी कहा कि फ़र्ज़ी बनाने की प्रयास करते हैं या फ़र्ज़ी बनाते हैं, उस क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अभी तक कुल 6 विभिन्न जनपदों में 6 FIR जो है नकली सैनिटाइज़र्स पे की है। उसमें गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, लखनऊ है हमारा, और प्रयागराज है, गोरखपुर है, और कल हमने जो है फ़रुखाबाद में एक छापामारी करी है जिसमें कि हमें नकली सैनिटाइज़र प्राप्त हुआ है। उसमें हमने FIR करा दी है और उसमें अरेस्ट हुई हैं और नियमानुसार उस पर कार्रवाई आगे चलेगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक हमारा विशेष अभियान इस समय पूरे प्रदेश में चल रहा है और उस अभियान के अंतर्गत हम पहले टेस्ट परचेज़ करके, जिसमें हमारा ड्रग इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, किसी से टेस्ट परचेज़ कराएगा वो, और ये सुनिश्चित करेगा कि दाम सही है या नहीं है। यदि दाम नहीं सही हैं तो उस पर 3/7 के अंदर कार्रवाई की जाएगी, और अगर दाम सही हैं और उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर ये सुनिश्चित करेगा कि लेबल के हिसाब से प्रथम दृष्टया सैनिटाइज़र नकली है या नहीं है या गलत है या नहीं है, उसके नमूने भी भरेगा, जो कि हमारे राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला में उसके द्वारा उसको टेस्ट किया जाएगा। और टेस्ट करने के बाद यदि कोई भी खामी उसके अंतर्गत आती है तो नियमानुसार उस पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सर, 127 कंपनियों को आपने इजाज़त दी है सैनिटाइज़र बनाने की, 6 FIR आपने की हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि घटिया सैनिटाइज़र का खेल उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जारी है और लखनऊ में भी आपने FIR की है। इसका मतलब विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। ये जो सैनिटाइज़र है ये दुकान दर दुकान बिक रहा है, रेट तय किए हैं आबकारी विभाग ने कि एक रेट के आगे आप नहीं बेचेंगे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ओवर रेटिंग की भी शिकायत आती है। साथ ही साथ जो सबसे अहम सवाल है कि आम जनता की शिकायत है कि सैनिटाइज़र में जो अल्कोहल होता है वो तकरीबन 70% पानी रहता है और 30% के लगभग अल्कोहल रहता है। तो क्या कोई ऐसा भी तरीका है, फौरी तरीका, जिससे आम जनता इस तरह के घटिया सैनिटाइज़र की पहचान कर सके? पहली बात तो ये है कि हम इसको टेस्ट करने के उपरांत ही इस पे कमेंट कर पाएंगे कि अल्कोहल की मात्रा कितनी है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि अल्कोहल की मात्रा उसमें 30-40% ही और बाकी उसके अंदर प्यूरिफाइड वाटर ही है, तो ये संभव है। लेकिन इसमें जनता जब अपने हाथ पे लगाएगी तो नॉर्मली अगर अल्कोहल होगा तो वो बहुत जल्दी ऑपरेट हो जाएगा और हाथ सूख जाएगा, और यदि बहुत समय तक गीला रहता है तो एक अनुमान हो सकता है कि वो उसमें जो है अल्कोहल की मात्रा कम हो। इसीलिए हम लोग इस अभियान के अंतर्गत उसमें हम सैंपलिंग करा रहे हैं, और सैंपलिंग कराने के बाद जो भी उसके रिजल्ट्स होंगे उस पर विधिक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। आपने बताया विधिक कार्रवाई की जाएगी और FIR भी दर्ज हुई है। अभी विभाग में कितने जो है ड्रग इंस्पेक्टरों के पद हैं सर, जो इस पूरी कार्रवाई में पूरे प्रदेश में जुटे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका डिपार्टमेंट भी कोरोना वॉरियर्स की कैटेगरी में आता है और लगातार इस त्रासदी के बीच जूझ रहा है कि आम जनता को सैनिटाइज़र और तमाम ग्लव्स और मास्क की जो गुणवत्ता है उससे कहीं कोई समझौता ना होने पाए। तो कितने पद हैं आपके विभाग में? मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हमारे यहाँ सैंक्शन पोस्ट 109 है और वर्तमान में इस समय 57 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जो कि 75 ज़िलों को देख रहे हैं, और निश्चित रूप से कुछ ड्रग इंस्पेक्टर्स के पास जो है अतिरिक्त प्रभार भी है, तो वो उस ज़िले में भी जा रहे हैं जहाँ पे उनको एडिशनल चार्ज मिला है, और अपने भी जो है, और निश्चित रूप से उनको काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन क्योंकि विभाग का दायित्व है तो हमें ये निश्चित रूप से हमें मेहनत करनी है, और अथक प्रयास करके हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स उनको बिहाइंड द बार्स करेंगे जो इस तरीके का गलत काम कर रहे हों। आपने सही बताया कि इस तरह के लोग इस तरह के काम में लिप्त हैं और जल्द ही विभाग इस पर शिकंजा भी कसेगा। अब सैनिटाइज़र के बाद हम आते हैं कोरोना से लड़ने के दूसरे अहम हथियार, जो कि ग्लव्स, मास्क और PP किट्स हैं। PP किट्स की भी बात आ रही है कि PP किट्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह बनाई जा रही है। हर व्यक्ति PP किट का निर्माण करने लगा है। जिस प्रकार से सैनिटाइज़र घटिया जो है बनाया जाए, उससे PP किट भी बनाई जा रही है, ग्लव्स भी उस तरह के बनाए जा रहे हैं। तो मानकों से इतर ये लोग इस तरह के धंधे में पैसा बनाने के लिए कूदे हैं। किस प्रकार से आप इन पर शिकंजा कसेंगे? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जो 2 लेयर मास्क हैं, 3 लेयर मास्क हैं और सैनिटाइज़र्स
कि पैसे को सुनिश्चित कर दिया गया है कि इतने ml का होगा, जितने का बिकेगा सैनिटाइज़र। जैसे 200 ml का है तो 100 रुपये में बिकेगा, या अगर उसका ml डिफरेंट है तो उसी प्रोपोर्शनेट में उसका दाम हो जाएगा। तो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स इस प्राइस को इस तरीके से देख रहे हैं। जो 2 लेयर्स मास्क हैं और 3 लेयर मास्क का भी फिक्स कर दिया गया है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि N95 और जो PP किट्स और ग्लव्स की जहाँ तक बात आ रही है, वो मेडिकल डिवाइस में एज़ पर डेफिनीशन वो कवर हो गए हैं, लेकिन अभी उसको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के एम्बिट में अभी वो नहीं आए। इस क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा जो है भारत सरकार से दिशा निर्देश मांगे गए हैं कि वो कौन सी गाइडलाइंस हैं जो कि लीगल सैंपलिंग हम लोग कर सकते हैं और कहाँ पे टेस्ट करा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि वो शीघ्र ही हमें प्राप्त हो जाएंगे और उक्तानुसार हम कार्रवाई उसमें भी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन उपलब्धता और दाम के जहाँ तक सवाल है, वो MRP है या नोटिफाइड प्राइस है, उस पर डिफरेंट निश्चित रूप से हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स देख रहे हैं और अगर उसमें कहीं भी वेरिएशन मिलता है तो हमारे लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक बेहद अहम सवाल है सर, PP किट्स की बात आ रही है। PP किट्स लगातार डॉक्टर्स का आरोप है कि PP किट्स घटिया भी मिल रही हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में PP किट्स जो गली गली बन रही हैं, या वो लोग जो कपड़े का काम करते थे वो PP किट्स बना रहे हैं, उनकी सिलाई मैनुअली की जा रही है और वो सिलाई ऐसी है कि जिससे वायरस इन्फेक्ट कर सकता है कोरोना वॉरियर्स को। तो इस पर लगाम कसने की जिम्मेदारी किसकी है? हालांकि अभी आपने ये बताया कि केंद्र से दिशा निर्देश प्राप्त होने बाकी हैं और उसके बाद ही विभाग अपनी रणनीति इस बारे में बनाएगा, लेकिन ये बहुत अहम सवाल है कि जो PP किट की सिलाई है उससे भी समझौता हो रहा है। तो ये कैसे, आप इसको कैसे देखेंगे? मैं आपको जैसे पहले बताया, क्योंकि ये अभी ड्रग की परिभाषा में आए हैं या नहीं आए, इस पे विवाद है। और जो न्यू मेडिकल डिवाइस डेफिनेशन आई है उससे प्रतीत होता है कि ये उस डेफिनेशन में कवर हो गए हैं। सिर्फ भारत सरकार ने एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया है और उसमें उन्होंने ब्रीदिंग टाइम दिया है कि जो A कैटेगरी और B कैटेगरी की मेडिकल डिवाइसेस होंगी उसको 30 महीने, और जो C और D की कैटेगरीज़ की जो डिवाइसेस होंगी वो 42 महीने के बाद उनको ड्रग लाइसेंस किया जाएगा। अतः जब मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लाइसेंस के अंतर्गत होगी तभी उसके सारी स्थितियाँ, उसके मानक क्लियर होंगे और वो कौन जो लैब्स होंगी वो भी आइडेंटिफाई होंगी या डेजिग्नेट की जाएंगी भारत सरकार के द्वारा, यहाँ पे लीगल टेस्टिंग की जा सकती है। तो इस पे मेरे द्वारा अभी कोई कमेंट नहीं दिया जा सकता, जैसा कि अभी आपने सिलाई इत्यादि की कहा है। जब डिटेल में हमें इसके मानक प्राप्त हो जाएंगे और टेस्ट लीगल हम सैंपल्स कलेक्ट कर सकेंगे, तब हम इसके ऊपर आपको अच्छा बता पाएंगे। सर, अभी तक पूरे प्रदेश में कितनी दुकानों पर इस तरह के मामलों में छापेमारी हुई होगी, या कोई ऐसा आंकड़ा है कि आपने अभी तक इतना एक्शन लिया है जिस प्रकार से आपने FIR का आंकड़ा दिया? अभी तक जहाँ तक आपने पूछा है, ये हम लोग करीब लगभग 7,637 दुकानों के इंस्पेक्शंस हम कर चुके हैं, और जिस पे कि हम मेनली रूप से ये पूरे प्रदेश में, जिसमें मेनली रूप से हम सैनिटाइजर्स, दवाइयाँ और जैसे आपने कहा ग्लव्स, PP किट्स और मास्क इत्यादि की उपलब्धता और उनके दाम और उनकी गुणवत्ता के बारे में हम लोग चेक कर रहे हैं। और इस तरीके से अभी तक हम लोग कुल जो है FIR भी जो है टोटल जो है 16 FIRs हम लोग कर चुके हैं, जिसमें से 10 जो है हमने सेल्स की शॉप्स हैं और 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिन पे कि हमारे द्वारा जो है कार्रवाई की गई है, और ये कार्रवाई सतत चलती रहेगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में FSDA घटिया सैनिटाइजर, PP किट, ग्लव्स और मास्क बनाने वालों पर शिकंजा कस रहा है और लगातार FIR दर्ज हो रही हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये भी है कि प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टरों के जो स्वीकृत पद हैं उसके आधे इंस्पेक्टर ही कार्यरत हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक ड्रग इंस्पेक्टर पर 2 जिलों का भी जिम्मा है, जिसकी जवाबदेही शासन की होती है और शासन को जल्द से जल्द ऐसे ड्रग इंस्पेक्टरों के पद भरने चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार को जो दिशा निर्देश यूपी सरकार के FSDA डिपार्टमेंट को देने हैं ताकि PP किट ड्रग एक्ट में समाहित हो सके, उसमें भी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना संकट से लड़ने के ये अहम हथियार हैं। कैमरामैन PC चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।